चलिए जी, आई थिंक हो गया सबका क्वेरी, तब स्टार्ट करें। तो लेट हो जाता है, ऊपर से और लेट हो जाता है इसमें। तो हम लोग कहाँ थे कल? स्टैट्स ना। तो कल हम लोगों ने PSA 2024 वाला जो है ना क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए थे। अभी हम PSB स्टार्ट करेंगे। तो देखो भाई, सॉल्व किए हो? बताइए जी, श्रीकांत ट्राई करके आए हैं या ट्राई करें हम लोग? तो ये सर 2024, हाँ बने नहीं। ठीक है, करते हैं ट्राई। तो 2024 का ISI एमस्टैट्स का ये PSB है ना पेपर है, तो मतलब सब्जेक्टिव पेपर है, इसको ट्राई करके देखते हैं क्या है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, बाकी लोग लीव कर दिए, इनका क्वेरी हो गया है, ठीक है। सो MN डिफरेंट है और ए कोई आपके पास M क्रॉस N की रियल मैट्रिक्स है इस तरीके से कि A ट्रांसपोज A आई है। तो A ट्रांसपोज A आई है, इसका क्या मतलब हुआ? तो A ट्रांसपोज A इज आई, सो इसका मतलब ये हुआ, क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को? बताइए जी, A ट्रांसपोज A आई इज व्हाट? इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ऑर्थोगोनल। सो मतलब A कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। B1 B2 BM है ना, ये दे रखा है। तो प्रूव करो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो आपको दे रखा है, इन अननोन्स x1 x2 xn हैज एटमोस्ट वन सॉल्यूशन। तो एटमोस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब है ना, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि एटमोस्ट है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एटमोस्ट है, सॉरी एटमोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉल्यूशन होगा। मैं तो एटलीस्ट लिख रहा था, वो ना मिस्टेक हो गया। सो एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ना एक या एक से ज़्यादा, ये एटमोस्ट है। सो एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सॉल्यूशन होगा, तो है ना, लेस देन इक्वल टू वन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन या तो जीरो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है या तो है ना नो सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर या एटमोस्ट में ज़्यादा एक सॉल्यूशन होगा। तो दिखाना है कि एक सॉल्यूशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, कहने का ये मतलब है। तो बताओ भाई, तो इस सिस्टम को अगर आप लिखोगे, तो दिस इज AX, मान लो मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, AX वैक्टर इज इक्वल टू B वैक्टर। ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और ये AM क्रॉस N है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B में क्या रिलेशन है। और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो मुझे बताइए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? व्हाट इज रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, एटमोस्ट वन सॉल्यूशन ना, ज़्यादा एक सॉल्यूशन, लेस देन इक्वल टू वन, नॉट एटलीस्ट वन। तो क्या जानते हो आप लोग, व्हाट अबाउट द रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? इसके बारे में क्या जानते हो? मेनली आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसको जस्टिफाई करना है आपको। सो यू हैव टू जस्टिफाई दिस। बताइए जी बाकी लोग जो लोग हैं। सो व्हाट इज रैंक ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, रैंक के बारे में क्या कह सकते, कोई रिलेशन है? सर फुल रैंक होती है। फुल रैंक होती है, ओके। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप जानते हैं ना इसमें क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे, क्या होगा, A ट्रांसपोज A, आई का डिटर्मिनेंट वन, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर वन, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट A प्लस माइनस वन होगा। तो ये गारंटी है कि डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं होना है, और आपको पता है यस। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना है, इसका क्या मतलब है? सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ A। सिंगुलर लेकिन मैट्रिक्स। यहाँ पे दिक्कत ये, सॉरी यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ तो M क्रॉस N है ना, सॉरी, तो यहाँ तो ये जरूरी नहीं कि हम तो स्क्वायर की डिटर्मिनेंट यहाँ लगा ही नहीं सकते, फिर यहाँ भी मिस्टेक क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ तो हमारे पास M क्रॉस N, इट्स नॉट N क्रॉस N। अगर N क्रॉस N होता तो आप बोलते कि क्या है, डिटर्मिनेंट लगा, डिटर्मिनेंट से नहीं जा सकते हम लोग, है ना। सो वी कैन नॉट गो थ्रू डिटर्मिनेंट।
इसका रैंक क्या होगा वही आपको देखना है कि व्हाट इज रैंक ऑफ ए। सर फिर तो ऑर्थोगोनल भी नहीं हुई ना। चलो मान लो, हाँ ऑर्थोगोनल फिर तो स्क्वायर ऑर्थोगोनल में होगी। नहीं है ना, क्योंकि एम एन अगर इक्वल होता तो जाके हम बाकी बात हाँ कर रहे हैं। सर। तो जो मैंने लिखा था कि डिटर्मिना अगर एम एन इक्वल मान लो, डिटर्मिनांट या तो प्लस माइनस वन होगा, तो डिटर्मिनांट ए इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो का मतलब है इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए जो होगा वो फुल रैंक होगा, एन हो जाएगा, है ना, इस तरह से, या एम हो जाएगा जो भी आप, क्योंकि एम एन मैं अभी इक्वल लेके चल रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एम एन इक्वल है, मान लो, ठीक है। तो पहला केस मान लेते हैं कि सपोज एम इज इक्वल टू एन, फर्स्ट केस। सो सपोज एम इज इक्वल टू एन, तो उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो डिटर्मिनांट नॉन जीरो होगी क्योंकि प्लस या माइनस वन होगी, तो रैंक ए एन होगा, एन होगा। और इसका क्या मतलब है, रैंक ए इज एन, सो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी एन ही होगा, क्योंकि इससे ज्यादा रैंक तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी का ऑर्डर क्या होगा, एन रो एन प्लस वन कॉलम, तो इसका रैंक भी एन ही होगा। तो इससे आपको ये समझ आया कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का रैंक, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक एन है, और इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, ठीक है, इसने एटमोस्ट वन सॉल्यूशन बोला है ना, तो दो केस है एटमोस्ट वन में, या तो नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, यही दो चीज है, दो ही चीज, या तो नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, एटमोस्ट वन, ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन होगा, तो एक होगा या नो। तो मैं कह रहा हूं अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, है ना, और स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा। तो अब आपको सोचना है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए देन। सो क्या इस केस में भी ए ट्रांसपोज ए आई है, तो इसका ये मतलब हुआ, ओके, एक थ्योरम होता है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ऐसा कुछ था, देखो एक थ्योरम, ऐसा कुछ थ्योरम आपने पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज ए का रैंक और ए का रैंक सेम होता है। ये रिजल्ट है, तो ए का रैंक तो यहाँ पे है ना, तो इससे फर्क ये पड़ेगा, और इसमें मान लो तीसरा केस क्या बचता है, नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक सेम होगा। दूसरे केस में अगर आप लिखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि जो रैंक ए का होगा ना, रैंक ऑफ ए, क्योंकि आपने कहा ना ए ट्रांसपोज ए आई है, तो हालांकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग स्क्वायर के लिए डिफाइन करते थे, स्क्वायर तो नहीं है ये, तो वैसे नहीं बोलेंगे। सो नाउ इसका रैंक किसके इक्वल आएगा, मतलब हमें जस्टिफाई यही करना है कि ए का रैंक या तो ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल आ जाए, या दूसरा केस है रैंक ऑफ ए, एक या दो केस हैं, एक केस में यह ऐसा हो कि एन के इक्वल आ जाए ना, तभी यूनिक होगा, या इक्वल ना हो, यही दो केस है। तो सोचो क्या होगा। सो अगर एम रैंक है, मान लो एम लेस देन, मतलब तीन केसेस, पता है इसको सॉल्व करने के लिए तीन केस लेना पड़ेगा हमें। पहला केस है जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, एम इज इक्वल टू एन, तो इसमें हमने क्या दिखाया अभी कि रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के, और इक्वल है एम एन जो भी इक्वल है, तो इससे ही आ गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, दूसरा केस होगा कि जब m मान लो लेस देन n है, तब जस्टिफाई करेगा, करना पड़ेगा। तीसरा केस है व्हेन m इज मोर देन n, तो ये तीन केस में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो अभी एक केस हमने किया है, बाकी सोचो क्या होगा अगर m लेस देन n है तो क्या होगा। सोच सकते हो, चलो मान लो m लेस देन n है, सो व्हाट कैन यू से अबाउट रैंक ऑफ a देन। तो तब रैंक ऑफ a जो होगा लेस है ना, तो ये m आ जाएगा, और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b क्या हो सकता है। अब वो पता ना, ये अगर दिस कॉलम
अगर ये ए के कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में हुआ, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं, कॉलम देयर आर n कॉलम्स, है ना। सो अगर दिस वेक्टर इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, देन ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी m हो जाएगा, ठीक। एंड उस केस में फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, नहीं तो उस केस में नंबर ऑफ, लेकिन जरूरी m होगा ओ, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो, बट जरूरी तो है नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये ऐसा कुछ रिलेशन दिया है, नहीं दिया है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा होगा ही, क्योंकि ये आर्बिट्री है, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो मतलब हो सकता है कि ये जो हमारे पास है ना, ये m से लार्जर हो सकता है, तो m+1 भी आ सकता है, तो चूंकि ये आर्बिट्री वेक्टर है तो हमें इन जनरल शो करना है ना। हाँ, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं कि ऐसा होगा, क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि फुल रैंक जब मैट्रिक्स होते हैं तभी ऐसा होगा ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि, क्योंकि ए का जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ ए विल बी m×n एंड ऑर्डर ऑफ ए ऑगमेंटेड वी क्या हो जाएगा, m×n+1, है ना जी। अच्छा, बट रो तो m ही है ना, तो अगर इक्वल हो गया तो इससे कुछ रिलेशन आएगा। आई थिंक यहाँ से ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा हमें रैंक का, कि क्या हो सकता है ना, क्योंकि अरे एक मिनट, यहाँ से हमें ना इसका कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहला केस तो ओके है, इमेजिकल, इसमें कुछ रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन आएगा ए का रैंक और ए ऑगमेंटेड बी के रैंक के साथ। बट ये सिस्टम अभी क्या है, अभी ये सिस्टम है ax = b। अगर मैं इसमें ट्रांसपोज लगा दूं तो क्या हो जाएगा, या दोनों तरफ मैं ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो ए ट्रांसपोज ax, तो यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज b, और ए ट्रांसपोज ए क्या है जी, आई है, तो x = आ गया ए ट्रांसपोज b हो। तो यहाँ सीधा सीधा सॉल्यूशन आ गया। फिर तो देखो एक बार, अगर हमें जो दिया था, ये सिस्टम है, दिस सिस्टम इज, इस सिस्टम को हमने लिखा है ax = b। अब मुझे इसको यूज करना था, ठीक है, तो इसको यूज करना था, मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए ट्रांसपोज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ लगा दिया हमने एसोसिएटिव लॉ, तो ये हो गया। अब ये तो आई के इक्वल हो गया, तो ये तो सॉल्यूशन आ गया, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया ऐसे तो, क्योंकि ए कोई फिक्स मैट्रिक्स है ना, ए कोई फिक्स मैट्रिक्स है और बी कोई वेक्टर होगा, कोई वेक्टर होगा, तो उसके लिए मुझे तो यूनिक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से। इसका मतलब हर केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा है, देख लो, चेक करो जी। सर इस क्वेश्चन में मतलब हम ये सपोज तो कर सकते हैं ना कि इसकी रैंक तो हमेशा फुल ही रहेगी। फुल इन द सेंस व्हाट, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, तो कैसे बोलेंगे एम या नहीं एन। सर, पर ये होता है ना कि मतलब जैसे ए ट्रांसपोज इनटू ए हम्म इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए हम्म और एनी ए बिलोंग्स टू एम इनटू एन मैट्रिक्स, हम्म ये होता है ना। तो ए ट्रांसपोज ए अपने पास आई है ना, हाँ। और आई में भी शायद वही होता है कि रैंक फुल ही होती है। हम्म आई का डिमांड 1 है तो फुल ही होगा। हम्म, ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं, हमने सॉल्व कर दिया, ये फुल रैंक रैंक के तो जाने की जरूरत नहीं है, इससे ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एटमोस्ट 1 सॉल्यूशन, यही ना। तो मतलब सॉल्यूशन एक से ज्यादा नहीं होगा, ये कहना ही चाह रहा ना। एटमोस्ट 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन विल नॉट बी मोर देन 1, सो दिस इज अ सॉल्यूशन। सब्जेक्टिव में इतना ही लिखना काफी है, मुझे लगता है ये हिंट था, क्योंकि रैंक के थ्रू जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ
बेटर वे, AX भी है, ट्रांसपोज कर दिया X एंड दिस इज अ यूनिक मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स यूनिक आएगा फॉर अ गिवन B एंड फॉर अ गिवन A, दिस विल बी अ यूनिक मैट्रिक्स एंड दैट इज द आंसर। सो यू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट्स ऑल, यही आंसर है इसका, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो रैंक के थ्रू जाओगे, बहुत डिफिकल्ट 3 केस में सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सो दिस इज द इजियर वे, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज A ट्रांसपोज B एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम हैज एटमोस्ट वन सॉल्यूशन, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया, ठीक है। सर जैसे अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, हाँ हमसे एग्जैक्टली नहीं बन रहा है, हाँ ठीक है, जैसे अगर ये वाला था, अपन जी, ने ट्राई स्टार्टिंग में जो ऑर्थोगोनल समझ लिया था, समझ लिया था जैसे एग्जैक्टली, हमें ये हाँ सब कुछ भी नहीं आता, बस हमें ऑर्थोगोनल और स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, हाँ तो सर उसको लिखा है एग्जाम में? हाँ लिख सकते हैं, मुझे लगता है गलत, उसमें गलत थोड़ी है, क्योंकि मार्क्स कटेंगे थोड़ी, सब्जेक्टिव में डिडक्ट नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। हाँ मतलब अगर आपने सेफ कुछ, खेलने के लिए तो अच्छा हाँ ही है ना, मतलब एग्जैक्टली करके ही अगर आना आपने चाहिए। कुछ हद तक सही लिखा है और वो जितना आपने लिखा उससे इंप्रेस होते कि यहाँ तक ठीक है, तो कुछ मार्क्स तो मिल सकता है, ये चीज है। नहीं मतलब जो जैसे कोई चेक कर रहा है तो उसका ऐसे दिमाग खराब तो नहीं होगा कि मतलब पहले क्वेश्चन में इसने कुछ भी, मतलब एक होता है ना कुछ बच्चे जो कुछ भी लिख कर आते हैं, तो नहीं नहीं, जैसे कुछ अगर आप कुछ चेक भी कर रहे लिखना हो। तो गलत है ना। आप इस क्वेश्चन से हम्म, रिलेवेंट लिखो ना, जैसे हम सोच रहे थे कि ठीक है हाँ वैसा समझ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप जहां तक जा पाते हो वहां तक लिख के आओ, और ये अच्छा है। हाँ। ओके सर। हम्म। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला, ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आपको सोचना है एक सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन है, यूज द आइडेंटिटी एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर टू प्रूव दैट द सेट ऑफ सेट एस, एस क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1। तो मतलब ये एक्स रैशनल नंबर है, वाई भी रैशनल नंबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। तो इस सेट के पास इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैं, मतलब देयर आर इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इस इक्वेशन के हेल्प से प्रूव करना है। वैसे तो आप बता ही दोगे कि रैशनल नंबर है ना, जैसे आप ग्राफ बनाओगे तो वैसे तो पता चल जाएगा ना कि यूनिट सर्कल है ये, तो वैसे तो दिख ही जाएगा, लेकिन हमें उस तरीके से करना है जो वे कहना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे रैशनल पेयर तो बहुत सारे मिल जाएंगे इस पे तो, इन्फिनाइटली मेनी, बट आपको मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। तो बताओ क्या कर सकते हैं। यूज द आइडेंटिटी एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये तुम जानते हैं। टू प्रूव द सेट एस हैज इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स। तो रैशनल का क्या डेफिनेशन, मान लो x रैशनल नंबर है ना, तो x इज सम p1 अपॉन q1, जहाँ p q इंटीजर है, ये होता है ना, या m अपॉन n टाइप का समझ सकते हो, m बाई n है ना, अगर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि x इज सम काइंड ऑफ m बाई n एंड y इज m बाई n, है ना। सो मान लो m1 बाई n1 ऐसा हो जाएगा, m2 बाई n2 ऐसा हो जाएगा। इफ़ यू पुट इट सो क्या होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको अगर पुट करें यहाँ पे हम, सो एम एन इंटीजर है, ठीक है ना। सो एम वन स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर, एम टू स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से कुछ मिलेगा। सो हम यहाँ से अगर लिखेंगे तो भाई एम वन एन टू होल स्क्वायर, एम टू एन वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन एन टू होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सॉरी एन वन एन टू होल स्क्वायर ना, ऐसा है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, उसको सॉल्व किया था अभी। सो अगर मैं इसको ऐसा करूं, और यहाँ एम आईज क्या है, एम वन एम टू क्या है, इंटीजर है। एम वन एम टू एन वन एन टू ये सब इंटीजर है, आप जानते हैं। एन वन इज नॉट जीरो,
n2 इज नॉट जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। सर ये भी लिखना है ना हमें सब्जेक्टिव में, मतलब बिल्कुल इसी वे में, हाँ हाँ हाँ, जो भी लिख रहे हो उसको लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे एक्सप्लेन करना। हाँ, अब आपको बताना है कि ऐसा कैसे होगा, बताओ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा टाइप का आ गया ना ये तो ये तो पाइथागोरस टाइप का आ गया, लेकिन हमें वो यूज़ करना है। तो हमें इसको, मैंने इसको कैसे यूज़ करें, अभी कुछ दिन पहले मैंने अर्का वो कराया था ये क्वेश्चन अभी, जो है ना, तो उसको सॉल्व करवाया था। बताओ भाई, सोचो क्या कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन है ना, सोचो क्या लिख सकते हैं इसको, क्या ऐसा लिखेंगे कि ये आ जाएगा। क्या ऐसा कोई पेयर हम बना सकते हैं इसके हेल्प से, जैसा हो जाए, जैसे को मैं अगर अगर मैं यूज़ करूँ, हाँ अभी याद आया, उसको उसने बताया था, उसको मैंने, उसने ऐसा बताया था, देखो हमें ना करना क्या है, ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि इस चीज़ को यूज़ करो। तो अगर मैं n+1 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, n/n+1 होल स्क्वायर 2n+1/n+1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड नाउ, ठीक, तो ये मेरा x टाइप का हो गया। सो x, दिस इज समथिंग लाइक x² + y, क्योंकि मुझे डायरेक्टली वही यूज़ करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, हमने n+1 से डिवाइड किया एंड ये हो गया। अब आपको सोचना है कि x², तो x की वैल्यू तो ये आ गई n/n+1, और y की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा, तो रूट में रहेगा 2n+1 और अपॉन में n+1 होल स्क्वायर, इसको खोल भी सकते हो। सो 2n+1 अपॉन n+1। अब क्वेश्चन ये है, क्या आप ये देख के मुझे बता सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ n यू हैव सो दैट x एंड y आर रैशनल। आपके पास कितने चॉइसेस हैं n की, ताकि x रैशनल हो जाए एंड y रैशनल हो जाए। तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है, हाउ मेनी चॉइसेस ऑफ n। तो ये तो कह रहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि x जो है n/n+1 इज रैशनल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या इनफैक्ट जैसा कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी इंटीजर, जस्ट -1 को छोड़ दो चाहो तो, फॉर एनी इंटीजर विच इज नॉट इक्वल टू -1 यहाँ पे। तो इस ये एक से एक रैशनल नंबर है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है अभी एक साइड की। एंड वाई इज दिस, अब क्वेश्चन है हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव सो दैट दिस बिकम्स रैशनल नंबर, कितने चॉइसेस आपके पास आएंगे ये बस जानना है।
कुछ एग्जाम्पल बताओ। ये दिस इज रैशनल नंबर फॉर हाउ मेनी चॉइसेस ऑफ n, क्वेश्चन इज दिस। तो मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस है ना। जब ये मान लो 9 हो जाए तो 9 कब होगा, जब n की वैल्यू 4 होगी, 4। जब ये 25 हो जाए तो n की वैल्यू क्या होगी, 12। यस सर। जब ये ऑड नंबर का स्क्वायर, मैं कहना ये ऑड नंबर का स्क्वायर हो जाए, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 9, 7 स्क्वायर, तो 49 हो जाए, तो यहाँ 24 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली में ना, खत्म तो होगा नहीं हमें। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। यहाँ मैंने कहा कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, है ना, या कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, चलो नेचुरल नंबर ही ले लो, ले सकते हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, तो यहाँ तो पूरे नेचुरल नंबर अलाउड है, ऑल नेचुरल नंबर्स अलाउड, यहाँ पे जस्ट ये है, तो इंटरसेक्शन ले लो हाँ ये वाले। तो ये इससे ये वाले आ प्रूव जाएंगे। हो गया कि आई हैव दिस रैशनल नंबर एंड दिस रैशनल नंबर फॉर n इज इक्वल टू दिस मेनी, 4, 12, 24, आई थिंक 6 का मल्टीपल हो रहा है क्या, ऐसा कुछ, 4 3 12 जो भी है ना, तो आगे देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये ऑड मल्टीपल का स्क्वायर हो जाएगी, 3 स्क्वायर हो जाए, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 18, है ना, मतलब उसके बाद 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर खत्म हो जाए, है ना, वैसा हो जाए। क्योंकि ये ऑड नंबर है ना, अभी 2n+1 ऑड नंबर, n आपको इंटीजर ही लेना पड़ेगा। तो क्या इंटीजर लोगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये कभी इवन तो बनना नहीं, तो 4 तो कभी बनेगा नहीं ये, तो ऑड नंबर बनाए जा सकते हैं 2n+1, और वो वाले ऑड नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दिस इज अ प्रूफ एक्चुअली। So we have these many choices, infinitely many choices, for which x is this, y is this, and which satisfy this equation. Hence, this equation has infinitely many solution using this identity. ये चीज है, ठीक है। सर इतना सोल्व करके सर फिर बाद में लैंग्वेज में लिख देना सर अपनी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको अपने तरीके से आपको लिखना है। थर्ड पे सर आइए। एक सेकंड वापस लाएंगे उसको, जी जी जी। उसका सॉल्यूशन मतलब। सोल्यूशन तो डिलीट हो गया, बताइए। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं लिख सर दे। मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा। कोई नहीं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ना। तो मैंने ये कहा है कि हम ये अप्रोच यूज़ करते, ये काम नहीं आया, तो ये अप्रोच हमने इग्नोर किया है, ठीक। अब हमने ये कहा कि n/n+1 होल स्क्वायर, n+1 से इसको डिवाइड कर दिया, इक्वेशन को जो दिख रहा है आपको, n+1 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एंड यहाँ से 2n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर इज 1। सो मैं कहा ये बनाता हूँ x² + y² इज 1। सो x है n/n+1, y है √अंडर 2n+1/n+1। दिस इज रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर फॉर हाउ मेनी चॉइसेस। तो मुझे दिखाना है कि वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ x एंड y, तो यस, सो वी हैव इनफाइनाइट चॉइसेस ऑफ n, जैसे मैंने कहा 4, 12, 24। इसको और बना दो कुछ, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, तो 81 बनाने के लिए मुझे यहाँ 40 रखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। बताइए अब क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आंसर है इसका। लैंग्वेज में इसी को लिख दो, ये है। So whatever n, there are infinitely many choices of n that will produce infinitely many x, infinitely many y, and that satisfy this equation, that satisfy this equation. And ये कहाँ से आया, तो using this identity. ओके चलिए, यस सर। हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन। सो अ बॉक्स कंटेनिंग 7 इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब डिफरेंट, है ना, सॉरी इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट ना, इनडिफरेंट आइडेंटिकल, सेम। हाँ आइडेंटिकल ना, सेम। तो यहाँ पे है कि ये आपके पास आइडेंटिकल 7 बॉक्स है, एक है 7 ग्रीन है, 5 सिमिलर वाइट है, और 6 मतलब आइडेंटिकल वो है, मतलब कहने वाला एक बॉक्स है जिसमें 7 ग्रीन, 5 वाइट और 6 ब्लैक है, ठीक है, 7 ग्रीन, 5 वाइट, 6 ब्लैक। सपोज बॉल्स आर ड्रॉन यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पता है कि ईच यूनिट हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो विथ रिप्लेसमेंट until balls of all colors are obtained। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट एक एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तब तक
जब तक कि बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर ऑब्टेन्ड, मतलब सारे कलर के बॉल ना आ जाए, तो मतलब तब तक ड्रॉ करेंगे जब तक कि ग्रीन रेड है ना, जो भी है क्या क्या है, ग्रीन वाइट ब्लैक तीनों ना आ जाए, तब तक ऑब्टेन करें। मान लो ऐसा हुआ कि पहला ग्रीन आया, दूसरा वाइट, तीसरा ब्लैक, वर्क इज डन। मतलब तीनों कलर्स के बॉल आ जाए बस, तब तक ही ड्रॉ करना है। सर ये विथ रिप्लेसमेंट का केस है ना, हाँ ये भी मतलब रिप्लेस, हम वापस भी रख देंगे उस बॉल जी को। जैसे पहला निकाला ग्रीन आया, रख दिया। सर ये भी एक चांस है कि लाइफ टाइम आई ही ना, मतलब हाँ इनफाइनाइट यस, हो सकता है हर बार ग्रीन आ रहा हो सकता है हर बार हाँ, ब्लैक आ रहा हो सकता है हर बार क्योंकि रेड हम आ रहा हो, वापस रख रहे या हैं। कोई एक कलर हाँ आ ही नहीं रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो हमारा, जो हमें चाहिए वो कभी आई ही ना हाँ ऐसा भी इनफाइनाइट। हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ है ना, वो कभी ऐसा ना हो, जलता रहेगा वो। अब क्वेश्चन है एन डिनोट द मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉज नीडेड टू अचीव दिस। अब सोचो एन मिनिमम, तब सोचो एन की पॉसिबिलिटी क्या है, बताओ मुझे क्या क्या हो सकता है। व्हाट आर द फेवरेबल चॉइसेस फॉर एन, इसके फेवरेबल चॉइसेस क्या क्या हैं एन के। सर मिनिमम में तो हम वो केस लेंगे ना कि पहले हमारी ग्रीन आ गई, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लू, जी जी। है ना। मतलब हमने जो 3 बॉल ली वो तीनों ही अलग कलर की थी और आ गया हमारा। हाँ और क्या हो सकता है, 3 से लेके आगे कहीं तक चले जाओ, तो मिनिमम 3 ड्रॉ होंगे, 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। सो दीज आर द फेवरेबल चॉइसेस फॉर एन, एन के नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच नॉन। अब क्वेश्चन ये है फॉर ईच नॉन नेगेटिव इंटीजर एन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एन मोर देन एन। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि एन जो है, एन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ ड्रॉ है, तो एन से ज़्यादा होगा, तो कोई फिक्स कर लेते हैं यूजिंग ए, और अदरवाइज कंप्यूट ई एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एन निकालना है। तो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज इक्वल टू 3, ये बताइए। बताइए क्या आंसर हो, क्या लगता है आपको। तो पहला मान लो व्हाइट आ गया, तो 7 आउट ऑफ हाउ मेनी, 20, 1/2। 25 आउट ऑफ 20, 6 आउट ऑफ 20। अब ये मैंने अभी क्या किया है कि हमने फिक्स किया ग्रीन वाइट ब्लैक, बट कोई भी आ सकता है पहले है ना, क्योंकि एक साथ तो निकाल नहीं रहे हैं, 1 बाई 1 निकाल रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब है ये दिस कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, ये हो गया। ऐसे ही अब आप निकालो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 4, ये फाइंड करो आप। सो n इज इक्वल टू 4 की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सर कोई हम हाँ नहीं नहीं, अरे मुझे लगा कि हम 1 से माइनस कर सकते हैं। लेकिन वो सोचना पड़ेगा ना, उसमें फिर करेंगे तो 1 माइनस एन लेस देन इक्वल टू एन हो पर जाएगा, हाँ वो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सी डी एफ निकालना पड़ेगा फिर, ये है। पहले तो एक नहीं सर, पर्टिकुलर, मुझे ये लगा कि जैसे n अपन मतलब लेस देन लेकर 0 1 2 निकालें, बट 0 1 2 तो यहाँ पर होगा ही नहीं ना, क्योंकि अपना जो पहला ड्रॉ है वही 3 वाला है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये राइट। निकालना हाँ। तो इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन 3 लेंगे ना, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एन इज इक्वल टू 3 होगा, जो कि हमने निकाला है, समझ रहे हैं, ये आ जाएगा ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 3 मिनिमम 3 तो है, ये चीज़ है, इससे कम तो पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। तो ये हो जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे एक्स मोर देन आप 1 निकाल लो, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर कहा ना, नॉन नेगेटिव मतलब मोर देन 0, तो ये 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी एन, एन की बात करें मोर देन 1, ये भी 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी एन मोर देन 2, ये भी 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी एन मोर देन 3, ये आएगा यहाँ से, ऐसे करना पड़ेगा, फिर बाद में इसको हमें जनरलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो पहले 3 के लिए तो 1 होगा, अब इसको आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड पैटर्न, और फिर हो जाएगा। जैसे n बराबर 4, इसका क्या मतलब है, कोई 2 बार आया होगा तभी होगा ना, जैसे यस सर। ग्रीन, तो 7/20 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये 4 ना, 7/20 का स्क्वायर, बाकी एक बार 5/20
6/20 प्लस, अब यहाँ ये एक बार रहेगा, बाकी 5/20 दो बार हो सकता है, एंड सो ऑन। तीसरा वाला लिखेंगे केसेस, अरे मिट गया, समझा ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार आएगा या उसमें दो यस बार सर, वो 3 4 वैल्यू लगा के हाँ। 3 4 5 6 लगा के नंबर जो पैटर्न उसको समझना तो पड़ेगा। पैटर्न समझना पड़ेगा, देन जनरलाइज करना पड़ेगा। यस सर। सर जनरलाइज करना पड़ेगा मतलब जैसे यस पैटर्न बन गया हमारे क्योंकि पास, हमें आ तो गई अगर हमें तो तीन एन के चार टर्म में वैल्यूज। लिखना है ना, आंसर एन के टर्म में लिखना है, तो उससे आ जाएगा एन के टर्म में अगर लिखोगे तो। और अगर आपने पीएमएफ निकाल लिया हर पॉइंट पे, जैसे 3 पे निकाला, 4 पे निकाला, 5 पे निकाला, तो आप यस सर। एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं एन इंटू समेसन एन इंटू प्रोबेबिलिटी एट एन। फिर सीरीज का सम निकालना पड़ेगा आपको, इन्फिनाइट सीरीज बन जाएगी वो, जीपी बन जाएगी या एजीपी बन जाएगी वो, तो एजीपी से सम आ जाएगा, ये चीज़ है। तो यस एजीपी सर। आपको निकालना है, उसको ट्राई करके देखिए, करना पड़ेगा, तो पैटर्न ढूंढना है फिर ट्राई करना है। चौथा देखो क्या कह रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन इज सपोज एक्स वाई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रीजन, ठीक है। तो पहले आप देखो इस रीजन का ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, फिर आपको रीजन दिख जाएगा और यूनिफॉर्मली ज्वाइंट पीडीएफ आ जाएगा, तो वह है ना। तो मॉड एक्स लेस देन 1 माइनस वाई, अच्छा मॉड एक्स जो है लेस देन 1 माइनस वाई तो इसका मतलब है ना, तो मतलब इसका क्या मतलब है यहाँ से कि मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन 1, ये ना। तो जब एक्स पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाई लेस देन 1, तो ये ग्राफ हो जाएगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स पॉजिटिव तो इतना ही रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा। तो ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 की, और जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 1। तो ये ऐसा कुछ लाइन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर ग्राफ बनाऊं ठीक से अब, तो ये है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक। एक बार मान लिया एक्स पॉजिटिव, एक बार एक्स नेगेटिव, एक बार एक्स पॉजिटिव, एक बार एक्स नेगेटिव, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये आगे तक जा सकता है ऐसे। तो वाई 0 से 1 में दे रखा है, तो वाई की वैल्यू 0 यहाँ है और वाई 1 यहाँ है, ठीक है। तो मतलब ये वाला आपका क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट होगा, देख लो, क्योंकि मॉड एक्स जो है वो लेस देन 1 माइनस वाई है। कोई टेस्टिंग पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 0 लेता हूँ, तो 0 प्लस 0 लेस देन 1, ये क्या है 1 0 है, तो x1 y0 नहीं, y से ना 0 1 है, तब भी वही है। ओके जी, मैंने क्या किया है, एक बार मैंने x है ना इसको लिखा x प्लस वाई लेस देन 1, ये कब होगा जब x पॉजिटिव ले रहे हो, और एक होगा माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 1 फॉर जब y आप x जब नेगेटिव ले रहे हो, ठीक है ना। तो नेगेटिव के लिए ये लाइन आ जाएगा और पॉजिटिव के लिए ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बीच का, अच्छा y 0 से 1 में है तो इतना ही लेना है, पीछे नहीं जाना, ठीक है। तो अब देख लो, तो ज्वाइंट, अब इसका एरिया निकाल पाओगे, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो ये 0 है, इधर 1 होगा और नहीं होगा ना ये, और इधर -1 है, तो ये लेंथ कितना है 2 है, तो बेस 2 है और हाइट 1 है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 ही आ गया। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि इस क्वेश्चन में जो ज्वाइंट पीडीएफ है एरिया है ना, जैसे जब लाइन पे होता है यूनिफॉर्म तो 1/b-a, क्योंकि b-a लेंथ है। अगर 2D पे है तो 1 एरिया, है ना। तो यहाँ एरिया 1 है, तो ये 1 हो गया ओवर दिस रीजन कि y बिटवीन 0 एंड 1, एंड यहाँ से आ गया आपके पास, सो मॉड x जो है बिटवीन 0 एंड 1 माइनस वाई, या वही बात है y प्लस मॉड x लेस देन 1, ठीक। एंड नाउ अब आपको इसका पीडीएफ निकालना है, ठीक। तो पीडीएफ निकालना है तो क्या होगा, तो इसे सीडीएफ से कर लो, पहले सीडीएफ निकाल लो फिर पीडीएफ आ जाएगा। सीडीएफ निकालना आता है,
अब निकालो भाई, कैसे निकालोगे इसमें? ये ज्वाइंट पीडीएफ आ गया, तब ज्वाइंट से नहीं आ जाएगा, अब सीडीएफ से करेंगे सही रहेगा वैसे। जैकोबियन लगाने के लिए वो चाहिए ना, जैकोबियन में दिक्कत आएगा, 2 पार्ट होगा। क्या आएगा? तो सीडीएफ से जाओ, बेटर है, ठीक है ना। तो अगर मैं सीडीएफ से निकालूं इसको, हाँ ये इतना लिखा ना मैंने, इसको आगे बुला देता हूँ। देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो इसको इग्नोर करो ना, मेन हमारे पास ये है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मैं सीडीएफ निकालूं कि मान लो यू है मेरे पास, लेट्स से दिस मॉड एक्स प्लस वाई, या मॉड एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ से मार्जिनल भी तो निकाल सकते हैं, वाई का, एक्स का, है ना। इनफैक्ट हाँ, हम चाहे तो, पर ठीक है, अगर यहाँ से निकालोगे तो मैं पूछूं अगर, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लेस देन इक्वल टू, मान लो स्मॉल यू, ये मान लो, तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू यू। अब ये क्या होगा, ग्राफ बनाओ, डबल इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा ज्वाइंट पीडीएफ कितना है जी, ज्वाइंट मतलब फॉर्मूले से देखोगे तो एक्स वाई डी एक्स डी वाई, या डी वाई डी एक्स। अब इस रीजन पे इंटीग्रेशन करो, ये एक रीजन है जिस पे आपको इंटीग्रेट करना है, ये रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है ना। तो यहाँ से इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, सीडीएफ आ जाएगा, और सीडीएफ से फिर पीडीएफ नहीं आ जाएगा, ये मैं सीडीएफ निकाल रहा हूँ, और सीडीएफ अप्रोच बोलते हैं इसको, सीडीएफ से फिर क्या हो जाएगा, पीडीएफ आ जाएगा। अब एक्स का ग्राफ लिखोगे तो क्या होगा, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो एक्स देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है ना। तो इसको अगर तुम देखोगे ऐसे, यहाँ मॉड एक्स लिखते, सो हमने जो ग्राफ बनाए थे मॉड एक्स बराबर 1 माइनस वाई था, तो यहाँ है ना एक्स नेगेटिव है, सो मॉड एक्स बराबर 1 माइनस वाई, यहाँ भी मॉड एक्स बराबर 1 माइनस वाई है, देख लो। तो पहले x की लिमिट लिखेंगे, तो x की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू, इधर क्या है, इस रीजन में x की वैल्यू कितनी है, इधर जो x की वैल्यू है y माइनस 1, और इधर x की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वाई, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू y माइनस 1 से 1 माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी है 0 से 1, 0 से 1 आ जाएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं u का CDF। अच्छा एक मिनट, u को तो इग्नोर कर दिया मैंने, एक मिनट, u तो इग्नोर हो गया, क्योंकि हम तो पूरे रीजन पे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, हमें तो u तक ही जाना है ना, 1 तक थोड़ी जाना है, क्योंकि u तो, सर यू कहाँ पर था, हाँ यू कहाँ पर है इसमें? u ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये तो हमारा रीजन है, पर u का ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब हमें पहले ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, इसका u कोई फिक्स नंबर, मान लो हाफ है फॉर एग्जांपल। सर ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से तो कर रहे हैं सर। हाँ किसी तरीके से कर लो, आपकी मर्जी है, आप जैसे करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ इसका ग्राफ बनाओ, तो पहले जो हमारा रीजन है वो ये है अभी, सो ये जो रीजन है ना माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, यही है, और यहाँ है 0, यहाँ है 1, ये हो जाएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ मॉड एक्स प्लस वाई यू है, और यू एक्चुअली होगा क्या, क्योंकि हमारा मॉड एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है लेस देन 1 ही था ना, तो लेस देन 1 ही होगा, मुझे लगता है यू जो है वो तो 0 से 1 में ही होगा, अगर 0 रख दोगे तो यही आ जाएगा, नहीं 1 रखेंगे तो वो आ जाएगा, 0 पे चलो अभी के लिए मैं अगर आपको समझने के लिए बताऊं कि मान लो u हाफ है फॉर एग्जांपल, कि लेट से u को मैंने हाफ रख दिया, तो क्या बनेगा रीजन, कैन यू मेक ग्राफ ऑफ दिस मॉड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हाफ, इसका ग्राफ क्या होगा, जस्ट समझने के लिए कि u को अगर मैं हाफ रख देता हूँ, तो यहाँ से लिमिट, तो यहाँ लिमिट बस ठीक करना आपको, यहाँ लिमिट लिखने में है ना गलती है, इसमें बस आपको लिमिट, ये जो लिमिट है ना इसको ठीक करना है, लिमिट लिखने में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। वह तो यही अप्रोच, बट उससे आ जाएगा, तो क्या होगा ये देखो, यहाँ पे बता देता हूँ,
जैसे मान लो हाफ ले लिया मैंने, तो इसका ग्राफ बना सकते हैं मॉड एक्स। फिर से वही एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाई इज हाफ, ठीक है, तो हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ जैसे वन हाँ है सर, ये, इसका हाफ हो जाएगा है ना, सब जगह से, तीनों जगह तो से। यहाँ हाफ और यहाँ हाफ रहेगा, तो ये लाइन बनेगी, और जब माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगी, तो ये रीज़न रहेगा। तो जब हाफ रखा तो ये है, तो u होने से क्या चेंज आएगा, अब देखिए u होने से क्या चेंज होगा, u हो जाएगा ये, तो अगर u होगा तो यहाँ पे u होगा, यहाँ माइनस u होगा, यहाँ पे u होगा, ये होगा ना, देखिए। तो आपको इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना है, तो ये u है ना, तो यहाँ पे है ये ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू यू, ये ग्राफ है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू। अब इस वाले रीजन पे आप इंटीग्रेट कर लो, तो जो मैं कह रहा था आपको, तो अब x की लिमिट क्या होगी, तो x की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो x की लिमिट होगा u y माइनस यू, तो यहाँ से स्टार्ट होगा y माइनस यू से u माइनस वाई तक, देखते हैं y माइनस, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, u माइनस वाई ना, हाँ ठीक है, तो ये हो गया कि y माइनस यू से u माइनस वाई, और x की लिमिट कितनी होगी, पहले x से लिखा है, y की लिमिट कितनी होगी, y यहाँ कितना 0 से u, तो ये कर लीजिए 0 से u, तो ये आ गया CDF ऑफ u। क्या डबल इंटीग्रेशन कर पाएंगे आप लोग, ये तो 1 है, ये तो जस्ट 1 है ना, तो कुछ खास तो होना नहीं है, तो एरिया ही तो आ जाएगा जी, एरिया नहीं आ जाएगा कुछ वैसा है। हाँ करो इसको सिंप्लीफाई करो जरा क्या आता है, तो 0 से u, इसको सिंप्लीफाई कर लो, u माइनस वाई से y माइनस यू कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर है होगा, y कट जाएगा। फाइन आंसर आ गया 2u स्क्वायर, नहीं y यहाँ तो नहीं कटेगा, अभी आएगा u माइनस वाई प्लस यू, 2u माइनस वाई आएगा dy, है ना। अब इंटीग्रेट करो इसको, y 0 से u में है, तो जो आप कह रहे हैं देखो सिंप्लीफाई करके ठीक से, तो यहाँ से आएगा करो जी इंटीग्रेट, तो ये बाहर है u y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, अच्छा आप ये बता रहे थे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, यही आएगा, तो u स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल u स्क्वायर आ गया ना, u स्क्वायर बाई 2 और 2 कट जाएगा, तो CDF ऑफ u हमने निकाल लिया जी, वो आया u स्क्वायर, तो PDF ऑफ u क्या आ गया, u ही 2u आ गया, u बिटवीन 0 एंड 1 होगा, ये आंसर है आपका जी जो चाहिए था, यही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि u हमने नाम दिया उसको ना, हमने u नाम दिया है इसको, देख लो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या समझाना है इसमें आपको, हमने u इसका नाम रखा, अब इसका CDF निकाल रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा ये यहाँ पे मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू यू है। अब आपने ये पढ़ा होगा कि अगर मुझे चाहिए, आपको अगर पूछा जाता है सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी फंक्शन है g ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू k, तो यहाँ क्या करते हैं हम, डबल इंटीग्रेशन, जॉइंट PDF, कुछ भी यहाँ पे है, समथिंग एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ क्या होता है, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, इस वाले रीजन पे इंटीग्रेशन, इसका ग्राफ बनाओ और इस पे इंटीग्रेट करो इसको, ये तो वैसे ही है ना जैसे हम लोग एक्स प्लस वाई लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, कैसे निकालते थे, ओके सर समझ। हाँ वैसी तो है dx dy, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जैसे निकालते थे वैसे ही आ जाएगा। तो ठीक है, अभी यहीं स्टॉप करते हैं आज, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, 9 बजे से क्लास थी, तो आज 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप ठीक से कर लीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू